हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 क्लास 12 की, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कल ही हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है एंड प्रोसेसेस क्या है। अब हम लोग उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बायोलॉजी का थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 में क्या पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा? बायोलॉजी की कहानी। किसकी कहानी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन दुनिया में, उनकी कहानी। और किनकी कहानी? जितने भी लिविंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी कहानी। जब हमें बायोलॉजी की इस कहानी के बारे में पता चला, तो हमारे दिमाग में जब क्लास 12 में हम बड़े हो गए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारे दिमाग में आया कि हम आखिर बने कैसे? मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाई की। जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ लिया, अब हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि आखिर हम अपने जो मम्मी पापा से बन रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या आ रहा है? कैरेक्टर आ रहे हैं, और क्या आ रहा है? जीन्स आ रहा है। कैसे आ रहा है? बाय द मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस। फिर हमने इनहेरिटेंस की पढ़ाई की। अरे ये तो बताओ कि ये जीन किसका बना है, इसका मॉलिक्यूलर बेसिस तो बताओ। जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया, तो हमने उसके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए की पढ़ाई की। अब हमें ये भी पता चल गया। अब मैम हमने सुना है हम बंदर से बने हैं, लेकिन हम बंदर से कैसे बने हैं ये बताओ। हमें थोड़ी सी हमारी हिस्ट्री बताओ, कैसे लाइफ फॉर्म्स आए, कैसे दुनिया बनी। तो फिर वो हमने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ लिया, यहाँ तक। फिर अभी हमें डॉक्टर डॉक्टर फील नहीं हो रहा, तो हिस्ट्री पढ़े जा रहे मैम कुछ बीमारियों के बारे में बता दो ना, ताकि लगे कि हम भी डॉक्टर है घर में। तो फिर हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो क्या सारे माइक्रोब डिजीज करा रहे हैं? नहीं, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो यूजफुल हैं। फिर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग बायोलॉजी में ही टेक्नोलॉजी लगाएंगे और ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो पढ़ लिया, और किस प्रोसेस से बना रहे हैं ये पढ़ लिया। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको कहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे बच्चों 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई कहाँ करते हैं। थेरेपी लेने में, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, कोई चीज को डायग्नोस करने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, और खाना बनाने में, और बायो रिमेडिएशन में, और वेस्ट ट्रीटमेंट में, और एनर्जी प्रोडक्शन में। ठीक है मैम, 3 रिसर्च एरिया बताइए बायोटेक्नोलॉजी का, कहाँ कहाँ रिसर्च करना है। सबसे पहला, तुम्हें बेस्ट कैटलिस्ट पता करना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली एक माइक्रोब या प्योर एंजाइम, तुम्हें बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है। ये है एक रिसर्च एरिया। इसके लिए तुम्हें रिसर्च करना है बेस्ट कैटलिस्ट को प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद जब बेस्ट कैटलिस्ट बन प्रोवाइड करवा दिया, तो तुम्हें उस वो ऑप्टिमल कंडीशन देना है जिसमें वो बेस्ट कैटलिस्ट जो है वो एक्ट कर पाए। तो इस एरिया में उसको तुम्हें काम करना है। और कहाँ पे रिसर्च करना है? अब जब बेस्ट कैटलिस्ट बना करके ऑप्टिमल कंडीशन दे दिया, उसको निकालने के लिए मार्केटिंग करने से पहले उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लगेगी ना, तो उसमें भी किसका रोल है? बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। इन 3 एरियाज में हमें रिसर्च करना है। अब सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम लोग जिंदा किस पे है? खाने पर है। तो फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। बच्चों 3 ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन करने के। एक, एग्रोकेमिकल बेस्ड, हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स ये सब छिड़कते हैं प्लांट्स को, ताकि वो खराब ना हो, और अल्टीमेटली फिर हम उसको यूज कर पाए। एक एग्रोकेमिकल बेस्ड। एक होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आज के डेट में हर चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब बोला जाता है। एक हो गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप क्या है, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री समझते हैं। बच्चों हमें पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, बच्चे जब हम लोग छोटे थे, तो सोशल स्टडीज वाले चैप्टर में, साइंस वाले चैप्टर में ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत सुना था। तो बस इतना पता था कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या करता है, ईल्ड को बढ़ाता है। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये यूज क्या कर रहा है? केमिकल्स, अगेन पेस्टिसाइड, जो कि सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए क्या है? हार्मफुल है। उसके साथ साथ क्या ये केमिकल्स एक्सपेंसिव है? बिल्कुल नहीं। सारे फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो पुरानी पिकिंग टेक्निक है बच्चों, उसके साथ ये मेथड तो कोई फायदा ही नहीं है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यूज करने का। ठीक है, फार्मिंग करने का। तो अब हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स इसके साथ पेस अप नहीं रख पा रहा था, हम लोग उतना जितना ईल्ड हमें चाहिए था उतना नहीं दे पा रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टिश्यू कल्चर मेथड अप्लाई किया। हमें पता है कि जितना भी प्लांट्स है ना, वो एक पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट का कोई भी टुकड़ा ले लो, उससे तुम एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो। प्लांट के पास एक कैपेसिटी होती है टोटीपोटेंसी की, ऐसा माना गया। तो हमने क्या किया,
एक एक्स प्लांट मतलब कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट को निकाला और उसको प्रॉपर वहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया और हर पार्ट के प्लांट से नया-नया प्लांट ग्रो कर दिया। तो इससे इस अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या प्रोवाइड करें, ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर सुक्रोज, प्रॉपर सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर सब मिल रहा हो, तभी जाकर के वो एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है? तो ये जो बहुत सारे प्लांट अब थाउज़ेंड्स ऑफ प्लांट एक टिश्यू कल्चर, एक एक्स प्लांट से ग्रो कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ऑब्वियसली प्लांट के ही पार्ट से वो ग्रो करेगा, तो ये एक दूसरे के जैसा दिखेगा, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया क्या? सोमा क्लोन्स। यहाँ तक क्लियर है? एक इसका ये यूज़ हो गया, तो इसके हेल्प से हम लोगों ने क्या-क्या टोमेटो, बनाना, एप्पल ये सब लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया, ठीक है? अब हम लोग और इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो हम लोग हेल्दी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम डिजीज़्ड प्लांट। मान लो कोई भी प्लांट का पार्ट अगर इन्फेक्टेड हो गया वायरस से, तो ये तो हमें पता है कि मेरिस्टम तो कभी भी इन्फेक्ट नहीं होता, एपिकल मेरिस्टम, एक्सिलरी मेरिस्टम कभी भी इन्फेक्ट नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इस मेरिस्टम को निकालेंगे और इन विट्रो ग्रो कर देंगे, तो वायरस फ्री प्लांट क्या हो गया? हम लोगों को मिल गया। अगेन बनाना, शुगरकेन, पोटैटो हम लोग इसको ऐसे ही ग्रो कर रहे हैं। ठीक है? उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन ये बहुत मस्त। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लांट को ले रहे हैं, उसके सेल वॉल को हटा दे रहे हैं, लेकिन उस प्लांट के साथ क्या है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी भी है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं नेकेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है? एक प्लांट से निकाला, दूसरे प्लांट से निकाला, दोनों को साथ में जोड़ दिया और बना दिया सोमैटिक हाइब्रिड्स और इस टेक्निक को बोल दिया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था बच्चों, पोटैटो और टोमेटो को लेकर के साथ में फॉर्म करना। इससे क्या बना तुम्हारा? टोमेटो। लेकिन बच्चों टोमेटो कोई खाता है क्या टोमेटो? कमर्शियल यूटिलाइजेशन इसका क्या था? बिल्कुल भी नहीं था। तो मज़ा नहीं आया। तो कोई अल्टरनेटिव पाथ बताओ जिससे हम लोग यील्ड बढ़ा सकें। ये सब तो मनगढ़ंत कहानी चलो ठीक है, लेकिन यील्ड कैसे बढ़ाएँ? कुछ अच्छा चीज़ बताओ। तब आए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का रोल। अब यहाँ पे क्या था, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या हुआ बच्चों? जो क्रॉप्स थी वो ना एबायोटिक स्ट्रेस बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, वो सर्वाइव कर पा रही थी। साथ ही साथ वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंट ही नहीं थी क्योंकि उस वो अपने इनबिल्ट अपने उसने ऐसा मैकेनिज़्म बना लिया था कि वो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गई थी बिकॉज़ ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं, वो भी कम हो गया था। ठीक है? अब और एफिशिएंसी वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स को यूज़ कर पा रही थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स यूज़ करेगी तो अर्ली एग्जॉशन नहीं होगा सॉइल की फर्टिलिटी का। ठीक है? उसके साथ-साथ वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे मान लो राइस है, राइस में तुम विटामिन ए एनरिच कर दो और उसको गोल्डन राइस बना दो। तो इस टाइप से क्रॉप्स ग्रो होने लग गए। तो भैया ये समझ आ रहा था कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स है ये तो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे एक और टेक्निक यूज़ की गई। बच्चों जैसे टेलर लोग धागा सिलते हैं, वैसे टेलर लोगों ने मिलकर के प्लांट्स बनाया। ठीक है? अब तुमको याद है बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़े 2 दिन पहले? उसमें क्या था बैसिलस thuringiensis किसको ग्रोथ को रोक रहा था? कैटरपिलर्स के ग्रोथ को रोक रहा था। क्यों? क्योंकि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि इसको आगे बायोटेक में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये बैसिलस thuringiensis है क्या? ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है? और इसके अंदर ना एक टॉक्सिन है, जो कि एक प्रोटीनेशियस नेचर का है। तो जब ये जो टॉक्सिन्स हैं, मान लो अगर हम लोग किसी प्लांट को दे दें ये टॉक्सिन वाली चीज़, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये कोई भी इंसेक्ट जब इसको खाएगा, तो वो मर जाएगा क्योंकि ये जो टॉक्सिन है, ये इंसेक्टिसाइडल है। कोई भी इंसेक्ट को ईज़िली मार सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बैसिलस thuringiensis का स्ट्रेन लेते हैं, उससे प्रोटीन्स बनाते हैं। अब प्रोटीन्स इंसेक्ट को मार रहा है, वो भी स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब इंसेक्ट स्पेसिफिक है वो। टोबैको बर्डवर्म को, आर्मी वर्म को, कोलियोप्टेरन्स लाइक बीटल्स को मार रहा है, फ्लाइज, मस्कीटो, डिप्टेरन्स इनको मार रहा है। अब ये जो प्रोटीन को हम लोगों ने बाहर निकाला और इनकी जो टॉक्सिन प्रोटीन है, वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में। जब हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट में, अब क्या होगा इंसेक्ट जब इसको खाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा क्योंकि पीएच जो है वो कब एल्कलाइन तो उसमें वो एक्टिवेट हो गया और जब एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या किया? उसने छेद-छेद-छेद कर दिया उसके एपिथेलियल सेल्स में। छेद होगी तो क्या होगा? वो फट जाएगा। अंदर का सारा मटेरियल बाहर और अल्टीमेटली इंसेक्ट क्या होगा? मर जाएगा। तो कितना बढ़िया मेथड था। ये कोई भी इंसेक्ट रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को ग्रो करने का, ये तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गए, ये तो बहुत अच्छा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उन्होंने कॉटन में कर दिया, कॉर्न में कर दिया और भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज इसके क्या की प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये तो बढ़िया मेथड था। अब यहाँ पे ये चीज बस याद रखनी है कि ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। अब कोई जीन हम लोगों ने बोला ना जीन इनकोडिंग प्रोटीन है, तो कौन सी जीन है? क्राई जीन है। अब एक क्राई 1 ऐसी जीन है, क्राई 2 एबी जीन है। क्योंकि ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है, वो सिर्फ कॉटन बॉल वर्म्स को मार रही है और क्राई 1 एबी वाली जो जीन जिस प्रोटीन को इनकोड कर रही है वो कौन बोरर को मार रही है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। हम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में बच्चों एक नेमाटोड होता है। नेमाटोड नेमाटे हेलमिन्थिस होता है। बेसिकली तुम्हारा पैरासाइट के अंदर ही आता है। ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। इसमें इसका नाम मिलोइडी गाइडी इनकॉग्निटा है। ये ना रूट्स और टोबैको प्लांट को जाकर के इन्फेक्ट कर देती है। जब वो इन्फेक्ट होगा तो उसका यील्ड क्या होगा? कम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको
मिलॉइडी गाइन इनकॉग्निटा को मार देना, मतलब उसको इन्फेक्ट करने नहीं देना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत मस्त टेक्निक है बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस। नाम में ही पता चल रहा है कि आरएनए में इंटरफेरेंस कर रहे हैं हम लोग इसके। क्या करेंगे, इसके ये जो मिलॉइडी गाइन इनकॉग्निटा है, इसका आरएनए, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एक और आरएनए बना दिया। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इंट्रोड्यूस करने का बहुत सारा तरीका होता है, कोई वायरस के थ्रू, मतलब कोई वेक्टर के थ्रू हम लोग डाल सकते हैं, यूजुअली एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू हम लोग डालते हैं। और जब इसके अंदर डाला तो ये आरएनए को इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिला, तो ये दोनों ने क्या बना लिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया, क्योंकि बोला अरे रे भाई भाई आओ गला मिलो, तो वो गला मिल लिया और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कि कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या प्रोटीन बनाता है, नहीं बनाता है। तो वो क्या हो गया, आरएनए की साइलेंसिंग हो गई, आरएनए के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ कर दी, आरएनए को क्या दे दिया, उसका प्यार दे दिया, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए दे दी, और उसको लगा कि ये तो मेरे लिए अच्छा है, अच्छी है, बट वो एक्चुअली क्या था, उसके लिए टॉक्सिक थी, और वो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टेक्निक था। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोगों ने ऐसे ग्रो किया। हम लोगों ने क्या बोला, इसको वायरसेस के थ्रू इस आरएनए जीनोम को डाला, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देखो, पूरा जो पैराग्राफ है वो येलो मार्क्ड है। पूरा पैराग्राफ के येलो मार्क्ड होने का यही मतलब है कि पूरे पैराग्राफ से क्या हुआ है, बार-बार क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें ट्रांसपोज़ॉन्स की हेल्प से भी हम लोग इसको अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड मैम आपने बताया। अब हम लोग आते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। सॉरी। हाँ, अब मेडिसिन्स में कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं? इंसुलिन सबसे अच्छा बच्चा, इंसुलिन बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों इंसुलिन कहाँ बन रहा था? हमने पढ़ा बीटा सेल्स और पैनक्रियाज़ हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाती है। लेकिन हमें डायबिटीज़ हो जाता है, तो हमें डायबिटीज़ में क्या होता है? इंसुलिन की कमी होती है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। अब इनिशियली क्या हुआ बच्चों, डायबिटीज़ में हम लोगों ने ना बाहर कोई कैटल, पिग्स इनके पैनक्रियाज़ से इंसुलिन निकालना स्टार्ट किया। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना सेंसिटिव है। हम लोग कोई भी फॉरेन बॉडी को देखते हैं तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो फॉरेन बॉडी रिएक्शंस, एलर्जी, ये सब होने लगा है हमें। तो हमें बोला कि ये वाली इंसुलिन तो चलेगी नहीं, हमें तो कुछ ह्यूमन जैसी इंसुलिन चाहिए, हमारे जीन की चाहिए। तो अब हमारे इंसुलिन में बच्चों क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है? और दोनों डाइसल्फाइड ब्रिजेस से लिंक्ड होते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन ये ना मैच्योर प्रोटीन है। हमारे अंदर क्या सिक्रीट होती है, प्रो एंजाइम के फॉर्म में, प्रो हार्मोन के फॉर्म में, जिसमें ये जो प्रोटीन है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है सी पेप्टाइड का। एक ए तो चेन होगा, एक बी चेन भी होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा उसमें क्या होती है, सी पेप्टाइड भी होती है। अब हम लोगों को आर्टिफिशियली बाहर ग्रो करना है, तो हम लोग आर्टिफिशियली बाहर ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि ए और बी और सी तीनों स्ट्रेच को ग्रो करेंगे, फिर सी स्ट्रेच को निकाल करके उसको मैच्योर करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो फिर यूएस अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, ए चेन को अलग ग्रो करो, बी चेन को अलग ग्रो करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो ई को के अंदर, तो रिस्पेक्टिव जब चेन्स बन जाएंगे सेपरेटली, उनको निकालो और डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू जोड़ दो और ह्यूमन इंसुलिन बना दो। कितना सही टेक्निक था। तो सबसे पहले इंसुलिन जो है ऐसे ही बना, और ऐसे ही फिर लाखों लोगों का आज की डेट में क्या कर रहा है, इलाज कर रहा है। इसके अलावा क्या आता है बच्चों, जीन थेरेपी। ठीक है। हम्म। तो जीन थेरेपी बच्चों, हम लोग जीन के हेल्प से थेरेपी दे सकते हैं। मतलब जीन थेरेपी का मतलब ही क्या हुआ कि अगर किसी इंसान को जीन में डिफेक्ट है, तो बाहर से अच्छा जीन दे दो, ताकि अंदर जो उसका जीन काम नहीं कर रहा है, वो उसका एक्शन टेक ओवर कर पाए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अभी तक हम लोगों का जीन डीएनए जो सिर्फ मम्मी से हमारे अंदर कैरेक्टर लाने में हेल्प कर रहा था, वो जीन अब ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर रहा है। सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, जस्ट लाइक अ वाओ। ठीक है, कि कितनी अच्छी बात है। अब सबसे पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुआ बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1990, बहुत पहले सोचो। 4 साल की बच्ची में एक एडेनोसिन डियामाइनेज की डेफिशिएंसी हो गई। उनमें एक स्किड करके एक बीमारी हो गई। अगेन स्किड वर्ड बुक में यूज़ नहीं किया, तो फिर आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन। तो ये मत जानो, बस तुमको इतना पता होना चाहिए कि एडेनोसिन डियामाइनेज की डेफिशिएंसी हो गई। अब जब एडेनोसिन डियामाइनेज की डेफिशिएंसी, यही उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है बच्चों। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला जो एंजाइम है, वो एब्सेंट है उस बच्ची में। सोचो उसकी इम्यूनिटी कितनी वीक हो जाएगी, बार-बार उसको इन्फेक्शंस हो गए, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो थोड़े दिन बाद वो हर छोटी चीज़ों से इन्फेक्शन हो जाएगा, वो मर जाएगी। काफ़ी सेंसिटिव होगी वो बच्ची। लेकिन ये चीज़ है कि ये चाइल्ड में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल जाता है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये एंजाइम्स को रिप्लेस करके दे दो, लेकिन क्या उसका बॉडी तो ये एंजाइम बना ही नहीं रहा है, तुम कितना बार रिप्लेस करके दोगे, बार-बार रिपीटेड मेथड करना पड़ेगा। तो अगेन क्यूरेटिव तो नहीं है, उसको कंप्लीटली तो ट्रीट नहीं कर रहा। तुम लोग एक और चीज़ कर सकते हो, उसका ब्लड से लिम्फोसाइट निकालो, उसमें वेक्टर वाला एडीए, फंक्शनल एडीए को लोड करके वापस से पेशेंट के अंदर डाल दो।
थोड़ा-सा सेंस तो लग रहा है, लेकिन बच्चों क्या फिर अगेन उसका बॉडी तो कैपेबल है ही नहीं एंजाइम्स थोड़े दिन के बाद वापस से उसको सेम प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, बार-बार उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स देना पड़ेगा। अगेन दिस टेक्निक इज़ नॉट यूज़फुल। तो फिर हम लोगों ने सोचा अच्छा जब एम्ब्रायनिक स्टेज में जब हमें पता चला, तो जो जीन एडीए बनाती है वही अगर हम लोग उसके अंदर डाल दें, तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो सही बात है, मज़ा तो आ जाएगा और वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी क्योंकि वो पैदा ही ऐसी होगी कि उसके पास जीन था। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि नहीं था क्योंकि पहले ही ट्रीट हो गई। ये भी बात सही है। तो ये परमानेंट क्योर था, ये जीन थेरेपी थी जो सबसे पहली बार यूज़ हुई। तो हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या चीज़ें पढ़ा बच्चों? बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग फूड प्रोडक्शन में कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, फिर मेडिसिन में हम लोगों ने इंसुलिन बनाया और इंसुलिन बनाने के बाद फिर हम लोगों ने सेकंड क्या बनाया? मतलब इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पहले के टाइम पे क्या होता था सिंपल यूरिन इन्वेस्टिगेशन करा लो, तुम सीरम इन्वेस्टिगेशन करा लो, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लो। लेकिन तुम इससे अर्ली आइडेंटिफाई कर पाते थे कोई सीरियस बीमारी को? बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो फिर ये जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग आई, जब से बायोटेक्नोलॉजी आई, तो हम लोग ना पहले ही डायग्नोज कर सकते हैं भयानक बीमारियों को। मतलब जब हमें थोड़ा-सा सस्पेक्ट हो रहा है, मान लो कोई पार्टनर अगर एचआईवी पॉजिटिव है, तो ह चांसेस है कि उसका जो दूसरा पार्टनर है वो भी एचआईवी पॉजिटिव होगा। लेकिन उसमें सिम्पटम्स नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो अर्ली डायग्नोज हो जाएगा तो कितना सही रहेगा। सिम्पटम्स आने से पहले नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया वायरस जब हमारे बॉडी में आता है तो तुरंत से वो इन्फेक्शन या तुरंत से सिम्पटम्स नहीं प्रोड्यूस करता है। बाय द टाइम जब सिम्पटम्स आते हैं तो वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो जाता है कि फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी टेक्निक, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगेन हम लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में, वो टेक्नोलॉजी यूज करें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, जो डिजायर जीन है उसको इतना ज्यादा बना दो कि पता चल जाए कि हाँ इन्फेक्शन है कि नहीं। उसके अलावा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये सारी कुछ टेक्निक्स होती है। ठीक है। अब इसमें तो एक और टेक्निक होती है बच्चों, इसमें क्या करते हैं लोग, डीएनए या फिर आरएनए लेते हैं, ठीक है? तो डीएनए आरएनए को इसमें एक प्रोब डाल दिया और इसकी के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम लोगों ने इसके साथ हाइब्रिडाइज कर दिया और फिर हम लोगों ने इसको ऑटो रेडियोग्राफी में देखा। अब मान लो जब हम लोगों ने, अगर वो म्यूटेटेड है जी, ये अगर म्यूटेटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अगर म्यूटेटेड है, तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं आएगा क्योंकि प्रोब के पास इसकी तो कॉम्प्लीमेंटरिटी होगी ही नहीं म्यूटेटेड जीन की, तो प्रोब तो शो होगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली वो अपीयर होगा ही नहीं। तो एक ये मेथड थी। दूसरा एक हम लोग एलाइजा मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन यूज करते हैं। मतलब एंटीजन के डिटेक्शन के बेसिस पे, एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के बेसिस पे हम लोग डिजीज की अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया, जीन थेरेपी हो गया, हम लोगों ने इंसुलिन बना लिया और क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी आते हैं बच्चों। मतलब हम लोग एनिमल्स के डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम लोग बहुत उसको यूज कर पाए। बहुत सारे एनिमल्स, रैबिट, पिग्स, हम शिप्स, काउस, फिश, ये सबको कर सकते हैं। लेकिन 95% हम लोग किसको यूज करते हैं, चूहों को यूज करते हैं। अब इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी मान लो जीन है, उसकी फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट जीन इनटू द माइस, उसका सारा फंक्शंस, उसका सारे एक्शंस देखो, फिर उसकी स्टडी कर लो। ये मेथड हुआ। हम लोग कोई भी डिजीज की स्टडी कर सकते हैं, जैसे मान लो कैंसर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, ये सबके डिजीज की भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग इससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हेल्प से हम लोग क्या, हम लोगों को अब एग्जांपल बताओ, हम एक सबसे अच्छा एग्जांपल 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी, रोजी। रोजी ना एक बहुत अच्छा मिल्क सिक्रीट करती थी जिसमें ना ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन होता था। ये ना नेचुरल काऊ के मिल्क में नहीं होता, और ये जो ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है ये न्यूबॉर्न्स बच्चों के लिए ना काफी, ह्यूमन बेबीज के लिए काफी अच्छा होता है। तो इसमें हम ट्रांसजेनिक काऊ में हम लोगों ने ये बनाया। ठीक है। तो एक तरह से ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हुआ, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प हुआ। और फिर हम लोगों ने इसी तरह से फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो ट्रीटमेंट वाली जो मेडिसिन होते हैं वो हम लोगों ने बनाया। जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से इंफेक्शन ट्रीट होता है, तो उसको हम लोगों ने एनिमल्स के अंदर एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है। अब वैक्सीन की सेफ्टी बच्चों, कोई वैक्सीन मान लो कोई प्रोड्यूस हुआ जैसे पोलियो वायरस, तो उसको फिर उसके अंदर डाल करके पहले टेस्ट किया गया कि वो वैक्सीन रिलायबल है कि नहीं, ह्यूमंस में जाने के लिए है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कोई भी केमिकल्स, कोई भी टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस हुआ उसको पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में डाल करके देखो कि क्या उसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टाइम में हम लोग बहुत सारी स्टडीज कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया, हम लोगों ने फिजियोलॉजी डेवलपमेंट की स्टडी की, कोई भी बीमारी की स्टडी की, वैक्सीन की सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ये सब किया। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात, एनिमल्स के अंदर क्या तुम ऐसे ही कुछ भी डाल सकते हो? क्या ये एथिकली राइट है कि मतलब तुम कोई चीज की स्टडी करने के लिए किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को, नॉर्मल एनिमल को क्या कर रहे हो, बीमारी दे रहे हो? एथिकली तो ये करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे एथिकल इश्यूज है बच्चों।
अब यहाँ पे एक और चीज़ था। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्गनाइज़ेशन निकाला जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। उन्होंने बोला कि वही डिसीजंस लेंगे कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च जो हो रहा है, उसके बारे में, उसकी वैलिडिटी और उसकी सेफ्टी के बारे में अबाउट इंट्रोड्यूसिंग ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, वो पब्लिक सर्विसेज़ में आएँगे कि नहीं, हम लोग को माइस को यूज़ करना है कि नहीं, ये सब फिर इसके अंदर आ गया। ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। जनरली क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ की ना बायोडायवर्सिटी बहुत है, ट्रेडिशनल कल्चर बहुत है, लेकिन उनके पास क्या अगेन रिसोर्सेज़ कम है, मतलब मास लेवल पैसे कम है, इन शॉर्ट ये बोल लो। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बायोडायवर्सिटी कम है, ट्रेडिशनल चीज़ें कम है, लेकिन उनके पास क्या है, पैसे ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या हुआ, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका आइडिया नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। कैसे मैं बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, हम लोग सबको पता है कि जो राइस है वो हम लोग कितना खाते हैं। हमें पता है बासमती राइस सालों-साल से हमारे इंडिया में। यूएस वालों ने क्या किया, यूएस वालों ने हमारी बासमती राइस को एक डॉग वैरायटी के साथ क्या किया, कंबाइन कर दिया। ग्रो कर लिया, हाइब्रिड प्रोड्यूस कर लिया और उन्होंने उसका पेटेंट ले लिया, बोला ये तो बासमती राइस जो है ये तो हमने बनाया है। अगर कोई भी बासमती अपने घर में बेचेगा तो उसको हमको पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने पेटेंट फाइल कर दिया। फिर यहाँ पे जाकर के इंडियंस लोग जो है वो थोड़ा जागरूक हुए क्योंकि हमें पता चला जब ये बात, तो हमें पता था कि ये बासमती तो हम लोग सालों साल से यूज करते हैं, तो फिर हमने बहुत जद्दोजहद की और फिर हमने लड़ाई की और अल्टीमेटली ये पेटेंट कैंसिल कराया। ऐसे ही इंडिया के टर्मरिक, नीम ये सब के खिलाफ बहुत ज्यादा क्या हुआ, पेटेंट इधर उधर डिफरेंट कंट्रीज जो है वो लेने लग गए। तो फिर इसका ये मतलब है अगर हम लोग विजिलेंट नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे पास इतना ट्रेडिशनल चीज है, हमारे पास इतनी बायोडाइवर्सिटी है, तो कोई भी कंट्री हमारा यूज कर सकती है। इसी को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं बच्चों, बायो पायरेसी, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे रिसोर्सेज मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई और ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन और बिना कंपनसेटरी पेमेंट के यूज कर रहा है। जब ये सारी चीजें इंडियंस ने देखी तो इंडिया में एक इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, एक इंडियन पेटेंट बिल पास किया जिसके अंदर ये सारी चीजों को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। तो बच्चों आज का चैप्टर कितना शॉर्ट और स्वीट था। क्या था, बायोटेक्नोलॉजी को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, उसको मेडिसिन में इंसुलिन बनाने के लिए यूज किया। इंसुलिन के बाद हम लोगों ने जीन थेरेपी में यूज किया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज किया। जब ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया तो उससे डिजीज की स्टडी की, उससे नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी की, उससे हम लोगों ने और किस चीज की स्टडी की, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की, वैक्सीन की सेफ्टी की और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की। फिर हम लोगों ने इसके एथिकल इश्यूज के बारे में बताया। बच्चों इसमें ना मोस्टली मैंने एनसीईआरटी के ही कटआउट्स लगाए हैं। मुझे लगता है ये चैप्टर इतना शॉर्ट एंड स्वीट है, 5-6 पेजेस का चैप्टर है, तो इसमें ओआरएस पर सिर्फ ओआरएस में ही मैंने सिर्फ एनसीईआरटी ही इंक्लूड किया है। तो अल्टीमेटली तुम एनसीईआरटी के ही 6-7 पेजेस पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब बस इसमें पढ़ लो यार, क्या है, अगर कोई ट्रांसजीन टारगेट टिश्यू में एक्सप्रेस हो रही है तो उसको रिपोर्टर बोलते हैं। ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया, अगर प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। ह्यूमिलिन को ह्यूमन इंसुलिन बोलते हैं। मैक्सिमम एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वैक्सीन बनाने में। एलाइजा हम लोग पढ़ी, वायरसेस को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं। ये यहाँ पे हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेज को यूज करते हैं। ह्यूमन इंसुलिन को कहाँ पे, ई कोलाई, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एडिनो वायरस को भी हम लोग यूज करते हैं जीन थेरेपी, रिप्लेस डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी। और सेल्युलर टोटीपोटेंसी किसने बताया था, एफसी स्टुअर्ट ने बताया था। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, वो जो दो फ्यूजन था वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और सोडियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में हो रहा था। एंटीसेंस क्या होता है, जब पीस ऑफ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री जो होती है वो क्या करती है, स्टॉप कर देती है एक जीन के एक्सप्रेशन को, तो वो एंटीसेंस हो गया। ठीक है, बस इतना छोटू सा प्यारू सा चैप्टर। थैंक यू। अब बस हम लोगों की लास्ट यूनिट बची है जो कि हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे।